चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। जैसे कि बेटा हमने ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ क्लॉजेस डिस्कस कर लिए हैं, राइट? जिसमें मैं आपको बेटा कितने क्लॉज करा चुका हूँ? 6 क्लॉज। हाँ, नेम क्लॉज दूसरा, सिचुएशन क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तीसरा, ऑब्जेक्ट क्लॉज नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। हो गया। अच्छा, अल्टरेशन क्या सबका हो सकता है क्या? जनरली अल्टरेशन बेटा सिर्फ किसका होगा? पहले 5 क्लॉजेस का। ठीक है। बाकी जो लास्ट क्लॉज था हमारा सब्स्क्रिप्शन क्लॉज, उसका क्या नहीं होगा बेटा? ऑल्टरेशन नहीं होगा। ठीक है। तो सर यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन कैसे होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? एप्लीकेबल सेक्शन फॉर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑल्टरेशन होगा बेटा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें कुछ लॉस वगैरह भी आपको देखना है। तो सर अगर मैं ऑल्टरेशन की बात करूं, सबसे पहले क्या होगा? नेम क्लॉज का ऑल्टर, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन, फिर क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का, देन कैपिटल क्लॉज, देन लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है। अब जब मैं ऑल्टरेशन की बात करता हूं, तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? कुछ सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देखो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट सेम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 dealing with a limited company to alter the share capital. A company may by special resolution, after complying the capital procedure specified in this section, alter the provision of its memorandum. मतलब बेटा आप ना जब मेमोरेंडम को अल्टर करेंगे, तो आपको वो सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 13। कौन सा बेटा? सेक्शन 13। ये जो सेक्शन 61 है, ये स्पेसिफिक है। क्या बेटा? ये स्पेसिफिक है, मतलब जो शेयर कैपिटल को अल्टर करेंगे, तो वहां पर हम कौन सा सेक्शन यूज करेंगे बेटा? सेक्शन 61। ठीक है। हेलो। फिर कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ऑल्टर इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। सबसे पहला ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, फिर ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, फिर ऑल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है। इन क्लॉजेस को हम बेसिकली यहाँ पर ऑल्टर करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। कहते हैं सर द प्रोविजन और कंडीशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिलेटिंग टू द नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज इन सेक्शन 4 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेक्शन 4 को बेटा any other specific provision contained in therein can alter the following prescribed procedure laid down, right? Strict compliance of the prescribed procedure and demand of law. Failure of to comply with the act for the purpose of alteration of the provision conditions contained in the memorandum will deem to be nullity, right? तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड अ कंपनी शेल क्या बेटा? इन रिलेशन टू एनी ऑल्टरेशन इट्स मेमोरेंडम फाइल कर सकता है रजिस्टर में स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इन सेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई ऑल्टरेशन करना है तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। तो कहता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है नो ऑल्टरेशन मेड इन दिस सेक्शन शैल हैव एनी until the registered in accordance with the provision of said section। मतलब कोई भी ऑल्टरेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसको क्या नहीं कर सकते बेटा? रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते बेटा? रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। बोलो जी। हाँ। तो कहते हैं फर्दर एनी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम in case of company limited by guarantee and not having share capital purporting to be, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको पहले में। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट का राइट किसी और के फेवर में क्रिएट नहीं कर सकती। पढ़ा था ऑलरेडी। हाँ चलो, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। क्या करेंगे? ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, यानी कि जो नाम है कंपनी का वो चेंज होगा, तो जिसके लिए हमें सेक्शन कौन सा पढ़ना है बेटा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। चेंज इन नेम क्लॉज, चेंज इन नेम एट इंस्टांसेस ऑफ कंपनी, या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शन में। मतलब या तो कंपनी खुद अपना नाम चेंज कर रही है, या तो गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर रही है, और उस डायरेक्शन के बेसिस पे क्या हो रहा है बेटा? नाम चेंज हो रहा है। पहले ना इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसको चार्ट से एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? चार्ट से। तो जरा ध्यान से सुनेगा सिचुएशन क्या है। कहते हैं द नेम ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। मतलब अगर आपको नाम चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है। कहते हैं अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस वेयर चेंज इन नेम ऑफ कंपनी relate to the addition and deletion of the private
मतलब जो प्राइवेट वर्ड है, अगर उसको ऐड कर रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, कंपनी कॉन्सिक्वेंट टू द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी या वाइस वर्सा, सबसेक्शन 2 बेसिकली बोल रहे हैं। अब ये सिचुएशन क्या है सर, इसको हम समझेंगे। कहते हैं इफ दो इन वर्ड एंड अदरवाइज अ कंपनी इज द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन or its registration by new name has been registered in the opinion of the central government, identical है या फिर too close resemble है name with the existing company, the company may change its name within कितने दिन के अंदर होगा, from the issue of direction by the government। और कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है बेटा, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करना है और अप्रूवल लेना है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 16 में, सॉरी। क्या है सर, इसको देखते हैं, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंज इन नेम क्लॉज। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, चेंज इन नेम क्लॉज की बात कर रहे हैं, राइट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। तो जब हम नेम क्लॉज के चेंज की बात करते हैं तो इसके दो केसेस हमारे यहाँ बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं बेटा, दो केसेस बनते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर क्या 1 क्या है सर, कह रहे सर चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, इन जनरल। मतलब अपनी मर्जी से, अपने ओपिनियन से कंपनी क्या कर रही है बेटा, अपना नाम चेंज कर रही है, या फिर चेंज हो रहा है ऑफ नेम। क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है नेम ऑफ कंपनी इन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके डायरेक्शन में बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये तो स्पेशल केस हो गया भाई, ये तो कभी भी आप कर सकते हो ना, जनरल केस है, बट ये तभी करोगे जब ऑर्डर मिलेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा सुनो, इसमें भी दो सिचुएशन है। केस 1 में कितने सिचुएशन है बेटा, दो सिचुएशन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लो आप नाम चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, नाम चेंज कर रहे हो। सर कंपनी जनरली नाम चेंज कर रही है, मतलब यहाँ पे ना एस सच कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल सिचुएशन में नाम चेंज हो रहा है, नॉर्मल केस। क्या बेटा, नॉर्मल केस, जैसे मान लो मुझे अपना नाम चेंज करना है वॉलंटरीली, कैसे बेटा, वॉलंटरीली अपनी मर्जी से, तो वो, या फिर यहाँ पर आप कंपनी का क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्जन, मतलब कंपनी कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ट हो रही है। सुनो ध्यान से प्लीज। सर मान लो अगर नॉर्मल केस है, कौन सा केस है बेटा, नॉर्मल केस, तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, जैसे मान लो मुझे ना एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्या है बेटा, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो बस एबीसी लिमिटेड बेटा अपना नाम चेंज करके एक्स वाई जेड लिमिटेड कर रही है, तो क्या पूरा नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी बेटा, हाँ। तो चेंज हो गया, क्या हो जाएगा बेटा ये, एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो सर ऐसे आज जब आप करेंगे तो आपको प्रोविजन एक सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 13। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बेसिकली आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो लॉ कहता है भाई सुनो, आपको दो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत है, यानी कि जो आपको लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है वो कितनी करनी है बेटा, दो लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी, ठीक है। हेलो, या, तो सर सबसे पहले क्या, सबसे पहला आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बेटा, अब स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, मतलब इसको बोलते हैं अप्रूवल ऑफ मेंबर। क्या बोलते हैं बेटा, अप्रूवल ऑफ मेंबर, यानी कि सर जनरल मीटिंग में मेंबर से आप क्या लोगे, अप्रूवल। तो सर मेंबर जब 75% या उससे ज्यादा मेंबर एग्री हो जाते हैं, क्या हो जाता है बेटा, 75% या उससे ज्यादा मेंबर क्या हो जाते हैं बेटा, एग्री हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ऐसा। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान लो हमारे पास 100 मेंबर है, अगर 75 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर एग्री हो जाते हैं, तो बेटा उस सिचुएशन में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अच्छा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको जब जब ऐसा पास होता है तो उसके साथ बेटा आपको ना, यानी कि कंपनी को फाइल करनी पड़ेगी एक फॉर्म। क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइल करना पड़ेगा फॉर्म MGT 14। किसको बेटा, ROC को। यानी कि आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बेटा, MGT 14।
एमजीडी 14 में, ठीक है। और ये फॉर्म फाइल होगा आपका कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 डेज के अंदर ये फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? या। तो ये तो हो गया पहला लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा, कंपनी को यहाँ पे नीड टू ऑब्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि सीजी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। तो इनके सर यहाँ पे दो कंडीशन है। पहले क्या है? एसआर पास करोगे, यानी कि मेंबर का अप्रूवल लोगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? अच्छा, ये तो हो गया जनरल केस। क्या हो गया बेटा? जनरल केस। अब आता है हमारे पास क्या? कन्वर्जन का केस। कौन सा केस बेटा? कन्वर्जन का केस। अब कन्वर्जन मतलब क्या? मान लो सर, यहाँ पे एग्जांपल देखना, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसमें? पब्लिक कंपनी में। हाँ जी। या फिर पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है किसमें? प्राइवेट में। तो सर यहाँ पे ना कंपनीज का कन्वर्जन हो रहा है, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। तो सर यहाँ पर क्या लीगल रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी पड़ेगी? अच्छा मुझे क्या बताओ, इसका मतलब सर यहाँ पे या तो ये तो दो चीजों, या तो ऐड करोगे प्राइवेट वर्ड को। भाई मान लो पब्लिक कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्राइवेट में, तो ऐड हो जाएगा। या तो फिर डिलीट करोगे किसको बेटा? प्राइवेट वर्ड को, है ना? हेलो? तो नाम में सिर्फ दो ही काम हो रहे हैं, या तो ऐड हो रहा है या तो डिलीट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अच्छा, इस केस में आपको क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है? इस केस में आपको क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी? तो भैया इस केस में आपको लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है क्या? सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। दैट्स इट। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ और क्या करोगे? कंपनी फाइल करेगी क्या? फाइल करेगी फॉर्म MGT 14। क्या फाइल करेगा बेटा? किसको? आरओसी को। समझ में आए? तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो रही है, एक तो कंपनी, राइट, कन्वर्जन के केस में नाम चेंज कर रही है, या फिर जनरल केस में जब उसके ओपिनियन के हिसाब से क्या हो रहा है बेटा, नाम चेंज हो रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या सुनो। इन केस नेम ऑफ कंपनी आइडेंटिकल है, क्या बेटा? या फिर क्या है? रिजेंबल है। क्या बेटा? रिजेंबल है एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। हाँ जी। भाई मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि आरओसी स्टार्टिंग में सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है। तो मान लो उस समय पकड़ में नहीं आया और आपका नाम हमने अप्रूव कर दिया। बाद में पता लगा कि नहीं जी, ये तो नाम ऑलरेडी मार्केट में क्या है, रजिस्टर्ड है। इस केस में आइडेंटिकल है और क्या है? रिजेंबल। तो यहाँ पे बेटा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर या डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? डायरेक्शन फॉर चेंज द नेम। चेंज द नेम, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या बोल रही है बेटा? कि नाम चेंज करो। तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑर्डर पड़ेगा। विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ लिखवा लो, ठीक है? समझ जाओगे ना? इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा सुनो। इसमें लीगल रिक्वायरमेंट होगा बच्चे, सबसे पहला आपको ओआर पास करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओआर। ठीक है। अब ओआर मतलब क्या है सर? यहाँ पर 51 या उससे ज्यादा का अप्रूवल चाहिए होता है किसका? मेंबर्स का। किसका बेटा? यानी कि 51% या उससे ज्यादा मेंबर एग्री हो जाते हैं, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? हेलो? नहीं, अब नाम के अप्रूवल लोगे ना? हाँ, नाम का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। और फिर आपको क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ MJT 14 फाइल नहीं होगा। एक मिनट रुक जा भाई, आ रहा हूँ। समझ आ रही बात? हाँ, लिखो जरा इसको।
हाँ जी। जाना है आपको? ठीक है, चलेगा। ये हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है? लिखो लिखो। अरे यार, एसी ऑन कर लो भाई, ह्यूमिडिटी हो रही है। कर लेना। तुमने एग्जॉस्ट भी नहीं चला रखा है। कैसे बच्चे हो तुम? एग्जॉस्ट तो चला लेते कम से कम। इतना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बचाना भाई। बचाना है बट इतना भी नहीं। क्या वो ऑन नहीं हुआ है? समझ आया दोस्तों? तो ये नाम जब हमारा चेंज होगा तो उसके रिगार्डिंग सिचुएशंस है। तो मैंने दो केस अभी कराया बेटा। एक जब कंपनी कोई नाम चेंज कर रही है, दूसरे केस जब कंपनी को क्या मिल रहा है, डायरेक्शन किससे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और क्यों मिल रहा है डायरेक्शन? क्योंकि आपका नाम आइडेंटिकल है या फिर रिजेंबल है किसके साथ? एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। सो दैट इज द सिचुएशन जहां पे बेटा क्या हो रहा है। हेलो? समझ आ रहा है आपके? हाँ। सॉरी। मर्ज हो रही है किसमें? तो नाम थोड़ा चेंज होगा ना बेटा। जैसे देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, एबीसी में चेंज हो रही है। मतलब ये कह रहा है ना, मर्ज हो रही है। अब बेटा ये मर्ज हो गए तो यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगे। या तो ये अपने नाम को क्या कर लेंगे, एक ही कर लेंगे, जैसे ऐसे कुछ कर लेंगे, है ना? या तो एक ही का नाम चलेगा। जब एक ही का नाम चलेगा फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना? बट अगर जब नाम क्या हो रहा है तो फिर नॉर्मल प्रोविजन चलेगा। भाई यहाँ पर आपका नाम पहले क्या था? एबीसी लिमिटेड। आप क्या हो गया है? तो नाम चेंज हो गया ना बेटा। कुछ वर्ड तो ऐड करें आपने। तो कौन सा केस चलेगा? नॉर्मल वाला। क्या पास करोगे? एसआर पास करोगे। और किसका अप्रूवल लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लोगे। समझ में आई ना बात? तो आपको मर्जर में ऐसा थोड़ी होगा जो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज होगा। वहां तो या तो नाम चेंज होगा या तो नाम चेंज नहीं होगा। तो अगर नाम चेंज हो रहा है तो फिर नॉर्मल केस वाला चलेगा। समझी? चलिए अब आइए फटाफट से यहाँ पे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। व्हेन चेंज नेम ऑफ कंपनी इज मेड अंडर सेक्शन कौन सा बेटा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। कहते हैं द रजिस्ट्रार shall enter a new name in register of company in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name
Such change shall be complete in effective only the issue of such certificate in subsection 3. अब देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। हाँ, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। तो मान लो कंपनी ने बेटा क्या करा, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है। क्या कर लिया बेटा, चेंज नेम। क्लियर है, कंपनी ने क्या करा बेटा, अपना नाम चेंज कर लिया। तो सर जब आप नाम चेंज करोगे तो क्या होता है ना, यहाँ पर आरओसी के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी। क्या होता है बेटा, तो आरओसी क्या करेगा, क्योंकि आप आरओसी को फाइलिंग करोगे ना एमजेडी 14 वगैरह की, तो एक तरह से आपने आरओसी को इंटीमेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीमेट अबाउट नेम चेंज, चेंज ऑफ नेम। यानी कि आपने अपना नाम क्या करा बच्चे, चेंज करा। और जब नाम चेंज करा तो उसकी इंटीमेशन किसके पास चली गई है, और आरओसी ने क्या मेंटेन करता है बेटा, वो कंपनी का रजिस्टर, मतलब हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है किसके पास बेटा, आरओसी के पास। ठीक है, आरओसी के इस रजिस्टर्ड में बेटा क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, यानी कि न्यू नाम क्या करेगा इसमें, ऐड करेगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। यानी कि पुराने नाम में नए नाम को क्या करेगा बेटा, वो ऐड कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हेलो। सॉरी सर, हाँ पुराना नाम हट गया ना, पुराना नाम हटेगा तभी तो नया नाम आएगा। ठीक है, और इसके नाम पे यानी कि न्यू नाम पे बेटा आरओसी क्या करेगा, इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या करेगा बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा किस नाम पे बेटा, न्यू नेम पे। बोलो बच्चों, यानी कि जो आपने न्यू नाम करा है बेटा, उस नए नाम पे क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीमेशन टू आरओसी इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, सेक्शन 13 सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं सब कुछ सेम है बेटा, खाली नाम चेंज हो रहा है बस। हाँ, नाम ही चेंज होगा बस, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। एमओए में सब्सक्रिप्शन करवाना चाह रहे हो, नहीं हो सकता, शेयर लेने पड़ेंगे आपको। नहीं होगा बेटे, एमओए मैंने तो क्या बोला, सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज होता है, तो फिर कैसे होगा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं हो सकता। आपको अगर नया मेंबर बनाना, शेयर इशू कर दो, या मेमोरेंडम में गारंटी दिलवा दो, अगर आपकी गारंटी वाली कंपनी है तो शेयर इशू करके वो क्या बन जाएगा, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में तो होगा, बट मेमोरेंडम में एज ए सब्सक्राइबर नहीं होगा। सब्सक्राइबर का नाम चेंज नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। लिखो, सॉरी, अंडरटेकिंग क्या होता है बेटा, मतलब बोलो अंडरटेकिंग क्या होता है। अरे भाई मैं कहाँ बोलूँ। हाँ, वो तो ठीक है, वो अंडरटेकिंग कहाँ से हो गया पहले मुझे बताओ। अरे अंडरटेकिंग क्या होता है पहले मुझे ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। अंडरटेकिंग पढ़ोगे आगे चल के सेक्शन 180 में, है ना, तो उसमें बताऊंगा अंडरटेकिंग क्या होता है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी है बेटा वो, बस वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, कन्वर्ट होकर प्राइवेट कंपनी में चला गया, तो नाम भी चेंज हो गया आपका। ठीक है, और अपने लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि बैंकिंग कंपनीज को जनरली नाम लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो नॉर्मल नाम भी चला सकते हैं। लिखो, सोनाली लिखो, क्या हो गया, समझ आ रहा है, पक्का वीडियो लेक्चर देखे थे, नोट्स बनाए थे, नोट्स बना बना के करना भाई, बिना नोट्स के तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। लिखा दोस्तों,
ऐसे क्या? यार वो ना उसकी मशीन खराब हो रही है बेटा, जैसे ही ठीक हो जाएगी वो भेज देगा। मैंने कल भी उसको मैसेज किया था, मैंने ऐसा बुक का क्या हो रहा है, कह रहा भैया वो मशीन का ना वो बरसात की वजह से जा नहीं पाया वो, शायद एक दो दिन में जाएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी हो गई है, कल संडे है, मंडे तक में भी हो जाएगा। ठीक है, उसको मैंने कब का बोला हुआ है ना, लाइक तो बुक्स भी तुम्हारी ज्यादा निकलेगी ना पेजेस, तो कह रहा भाई खराब हो रही है भैया। देखो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो एक बच्चे को 3 बुक मिलेंगी कंपनी लॉ की, कंपनी लॉ की 3 बुक्स मिलेंगी, और JHL की 2 बुक्स मिलेंगी, SVL की 2 बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो बुक्स अकाउंट्स की अकाउंट्स की तो प्रैक्टिकल बुक मिलेगी खाली। वैसे मैं एक बताऊं, अकाउंट्स के लिए आपका मॉड्यूल ज्यादा बेटर, अकाउंट्स के लिए बुक की नीड नहीं है। आप अकाउंट्स के मॉड्यूल और प्लस क्वेश्चन वाली बुक ज्यादा सीख। ठीक है, हाँ, प्रकाश साहब दे दें बस। नहीं नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर जो भी ये समझ में आया आपको। अकॉर्डिंग टू रूल 29 ऑफ कंपनी कॉर्पोरेशन रूल 2014, क्या कह रहा है बेटा? चेंज ऑफ नेम शेल नॉट अलाउड टू कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड, क्या बेटा, एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एंड फेल टू पे और मेच्योर डिपॉजिट एंड डिवेंचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। मान लो कंपनी है, यहाँ पर क्या बेटा, एक कंपनी है। अब इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस कंपनी ने क्या किया बेटा, डिफॉल्ट किया है। क्या क्या बच्चे? डिफॉल्ट मतलब किस चीज का? पहला डिफॉल्ट, नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न। क्या फाइल नहीं करे बेटा? नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न, मतलब इसने क्या फाइल नहीं करी बेटा? एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है। हेलो। और दूसरा बेटा इन्होंने नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइल नहीं करी बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी ROC को। एक्चुअली क्या होता है ना, हर कंपनी को जनरल मीटिंग करवाने के बाद, AGM के बाद, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, फॉर्म MGT 7 या फिर 7A में। 7 मतलब जो नॉर्मल कंपनी है वो फाइल करती हैं, स्मॉल कंपनी को 7A फाइल करना होता है। क्या फाइल करना होता है बेटा? और अगर आप एनुअल स्टेटमेंट और सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है AOC 4। क्या फाइल करना पड़ता है? AOC 4। ठीक है, तो जनरली आपको ये फॉर्म्स फाइल करना है बेटा। पहला AOC 4, दूसरा MGT 7 या फिर 7A, और आपने फाइल नहीं किया हो, प्लस आपने डिफॉल्ट किया है टू मेक पेमेंट। किसके बेटा? डिपॉजिट की, यानी कि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा हुआ था, या फिर कंपनी ने क्या लिया था, डिवेंचर वगैरह इशू करा हुआ था। आपने इस पे डिफॉल्ट किया हुआ है। क्या कह रहे बेटा? डिफॉल्ट किया। ठीक है, तो ये 3 डिफॉल्ट आपने करे हुए हैं। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज कर सकती है। कंपनी नॉट अलाउड, कंपनी क्या बेटा, नॉट अलाउड टू चेंज इट्स नेम। मतलब कंपनी अपना नाम क्या नहीं कर सकती बेटा, चेंज नहीं कर सकती है, अगर उसने ये 2 3 सिचुएशंस में डिफॉल्ट किया हुआ है। तो पहला क्या बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है। दूसरा क्या बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी। तीसरा क्या बेटा, पेमेंट्स नहीं करा है डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स का। तो उस केस में बेटा आप अलाउड नहीं है क्या करने के लिए? क्या हमेशा के लिए? नहीं, अगर आपने बेटा ये डिफॉल्ट सही कर लिया तो फिर कर लो। तो ये कौन बता रहा है बेटा हमें? ये हमें बता रहा है रूल 29 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है बेटा? लिखो जरा बेटा, कॉपी करेंगे इसको प्लीज। नहीं, कोई एक भी होगा तो भी, कोई एक भी डिफॉल्ट होगा तो भी बेटा आप नहीं कर सकते हो। जरूरी है तीनों साथ में हो। ठीक है,
एक सिंगल डिफॉल्ट भी करोगे तो भी आप क्या नहीं कर सकते, नेम चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? हेलो, लिखो फटाफट से। फाइल करने पड़ते हैं ना सबके, डिपॉजिट का फॉर्म जाता है, डिवेंचर का फॉर्म जाता है, राइट? तो फॉर्म नहीं फाइल करोगे मतलब क्या नहीं करा आपने, फाइल नहीं करा। ठीक है, अब तुमने एनुअल रिटर्न बना रखी है, तैयार कर रखी है, फॉर्म फाइल नहीं करा, आरओसी को कैसे लगेगा पता, फॉर्म नहीं आया है, डिफॉल्ट हो गया। फॉर्म आएगा तभी तो पता लगेगा ना। एओसी 4 फॉर्म फाइल करना होता है, नहीं फाइल करा मतलब क्या फाइल नहीं करा, एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा। समझ रहे हो? सबके फॉर्म जाते हैं दोस्त, डीपीडी 3 में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद क्या करोगे, यही तो करोगे, डीपीडी 3 फाइल करोगे, एओसी 4 फाइल करोगे, एमजीटी 7 फाइल करोगे। ठीक है, डिवेंचर्स के फॉर्म फाइल करोगे। एमजीटी 14 क्या है, इंटीमेशन फॉर्म है। आईएनसी 22 क्या है, इंटीमेशन फॉर्म है। डीआईआर 12 फाइल करोगे, डीआईआर 11 फाइल करोगे, डीआईआर 3 फाइल करोगे। यही काम तो करोगे, और वो इंटीमेशन है आरओसी को, राइट? आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट चेंज नेम शेल बी अलाउड अपॉन फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट और पेमेंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ, मतलब अगर आपने दोबारा फाइल कर दिया तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब आपने फॉर्म फाइल कर दी है, जो भी पेनल्टी वगैरह लग रही थी वो पे कर दिया है, फिर हम आपको अलाउ कर देंगे। कहते हैं एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड कौन से फॉर्म में बेटा, along with the fees for change the name of company and new certificate आपको किसमें मिलेगा बेटा, आईएनसी 25 में shall be issued by the company constituent name, बड़ा सिंपल सी बात। जब आप नाम चेंज करोगे तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, कौन सा वाला बेटा, आईएनसी 24। और आरओसी बेटा फिर आपको कौन से फॉर्म में नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, आईएनसी 25 में। यानी कि सर ये क्या है, ये फॉर्म फाइल हो रहा है फॉर चेंज नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है बेटा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हेलो, आईएनसी 24 फाइल कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? हाँ जी। बेटा बताओ, एसआर की इंटीमेशन थी ना? हाँ, देखो तो मैं प्रोसीजर बताता हूँ, देखो एग्जाम में ना समटाइम प्रोसीजर लिखने को आता है। क्या लिखने को आता है? प्रोसीजर।
कि बताओ भैया कंपनी का नाम कैसे चेंज होगा। जरा एक मिनट ध्यान से तो देखो भाई, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। मान लो ये कंपनी है जिसको क्या करना है बेटा, wants to change its name, wants to change its name। कंपनी क्या कर रही है बेटा, अपना नाम चेंज कर रही है। क्या कर रही है बेटा, नाम चेंज कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, पहला बेटा बोर्ड मीटिंग होगी। क्या होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। और बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करा जाएगा क्या, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। क्या होगा बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा फॉर चेंज ऑफ नेम। भाई सुनो, कंपनी में कोई भी काम होगा बिना डायरेक्टर के मीटिंग के नहीं हो सकता। सबसे पहले डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, यानी कि हमेशा कोई भी काम होगा एक रेजोल्यूशन तो पास होगा ही। क्या बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन। यहाँ पे डायरेक्टर का इन जनरली कितना परसेंट अप्रूवल लेना होता है, इन जनरली बोल रहा हूं बेटा। सम टाइम बेटा यूनानिमस अप्रूवल भी होता है। यूनानिमस मतलब जहां पर आपको 100% अप्रूवल देना पड़ेगा, सम टाइम है, हमेशा नहीं है। बट इन जनरल केस में क्या बेटा, 51% अगर बोर्ड मान गया है, फिर हम काम को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद जब बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी, तो बोर्ड मीटिंग के बाद बेटा हम लोग कॉल करेंगे क्या, जनरल मीटिंग। क्या कॉल करेंगे, जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में बेटा हम पास करेंगे क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया। फिर उसके बाद क्या करी आपने, जनरल मीटिंग होल्ड करी, जनरल मीटिंग में क्या पास करवाया, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ओआर भी हो सकता है क्या, हाँ एक केस था ना ओआर का, जब डायरेक्शन मिली किससे बेटा। हाँ तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से सिचुएशन में नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, जब कंपनी का नाम यहाँ पे अप्रूव कर दिया मेंबर ने भी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी, इसके बाद बेटा कंपनी यहाँ पर ऑब्टेन करेगी क्या, सीजी अप्रूवल। क्या ऑब्टेन करेगी बेटा, सीजी अप्रूवल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद, राइट, दिस इज स्टेप नंबर 3। इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये कौन सा स्टेप है बेटा हमारा, स्टेप नंबर 3। एंड देयर आफ्टर बेटा कंपनी क्या करेगी, सुनना ध्यान से, ये स्टेप नंबर क्या होगा बेटा हमारे पास, 4, फाइल करेगी फॉर्म। कौन सा, INC 24। कौन सा फॉर्म बेटा, INC 24। और ये INC 24 है, ये किस लिए अप्लाई हो रहा है बेटा, चेंज ऑफ नेम। अच्छा, साथ के साथ बेटा आप और क्या फाइल करोगे, MJT 14। क्या फाइल करोगे, अच्छा MJT 14 भाई जरूरी नहीं है INC 24 के साथ ही फाइल करो, वो आप पहले भी फाइल कर सकते हो। इट इवन तो पहले ही फाइल होगा, क्योंकि INC 24 में आपको उसका SRN नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको MJT 14 इससे पहले ही फाइल करना पड़ेगा, यानी कि आप आरओसी को बताओ भैया हमने SR पास कर दिया है, मेंबर हमारे एग्री है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है, एग्री है। अब आप भी अपना एग्रीमेंट दे दो। क्या दे दो, आरओसी के पास आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो किसमें बेटा, INC 24 में। और आरओसी बेटा आफ्टर एग्जामिन करेगा, क्या करेगा, एग्जामिन करेगा फॉर्म कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं है। एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन की इन्होंने ड्यू कॉम्प्लायंस करे हैं कि नहीं करे हैं। जैसे देखा ना अभी पढ़ा से, रूल 29 पढ़ा था आपने कि अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा है, डिपॉजिट को पेमेंट नहीं करी है, डिबेंचर की पेमेंट नहीं करी है, वो सारी चीजें चेक करेगा। उसके बाद बेटा ये अप्रूव कर देगा आपके नाम को। क्या कर देगा बेटा, यानी कि नेम चेंज को क्या कर देगा बेटा, अप्रूव कर देगा। तो जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हमें किससे, अप्रूवल फ्रॉम किससे बेटा, आरओसी से। बोलो बच्चों, हाँ तो आरओसी से अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आरओसी इशू कर देगा न्यू सर्टिफिकेट। क्या इशू कर देगा बेटा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और नया सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में इशू होगा बेटा, फॉर्म 25 में। और ये कौन सा फॉर्म बेटा, INC 25। कौन सा फॉर्म है बेटा, INC 25, फॉर्म INC 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है बेटा प्रोसीजर। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोसीजर को लेके, तो मैं आपको जो स्टेप्स आपको बताऊंगा वो स्टेप बस पढ़ लेना, वैसे ही लिख के आ जाना, बिल्कुल आपका 100% सही रहेगा, ठीक है। जी मैम, समझ आया। थैंक यू सो मच मैम।
रात पे मन करे, रात को नींद नहीं आ रही, नाम चेंज कर लो। ऐसा लग रहा है कुछ मनहूस है नाम, नाम चेंज कर लो। समटाइम होता है ना, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस नहीं चल रहा, अब उसके दिमाग में क्या आती है? जगह ही मनहूस है, नाम ही मनहूस है, हमसे जुड़े हुए लोग ही मनहूस है, तो ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर वो क्या करता है? दोस्ती के पास जाता है, दोस्त से बोलता है देखो तुम्हारा नाम बेकार है, इसमें ये अवार्ड ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? बिजनेस तरक्की करने लगेगा, है ना? होता नहीं होता ऐसा? तो ठीक है भाई, उस बेसिस पे नाम चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बेसिक पिछले साल का देखेंगे ना, इस साल का थोड़ी देखेंगे। एओसी फोर कब का देखेंगे? पिछले साल का। इस साल का एओसी फोर का तो टाइम है अभी, ड्यू डेट सितंबर तक, है ना? लास्ट से कंप्लायंस देखा जाता है बेटा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में कंप्लायंसेस आप कर रहे हो या फिर ड्यू डेट चली गई? जैसे डीपीटी थ्री फाइल करने की ड्यू डेट चली गई है बेटा, 30 जून को फाइल होता है, तो वो देखेंगे कि डीपीटी थ्री फाइल है। डीपीटी थ्री फाइल मतलब डिपॉजिट का पेमेंट करा हुआ है नहीं करा हुआ है, तो वो चीज देखा जाएगा। ठीक है, बट जो कंप्लायंसेस हो चुके हैं वो देखा जाएगा, जो होने वाले हैं वो थोड़ी देखेंगे। वो तो नहीं करेगा ये। नहीं, हम ये देखें नहीं भाई, फ्यूचर में तो गलती कर सकता है, तेरा नाम चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता तुम, समझ रहे हो? तुम ना एक स्कूटी ले लो। नहीं सीरियसली, तुम ए आई आर ले आओ, मैं तुम्हें स्कूटी दिला। अगर तेरे ए आर आ गए ना, मस्त कसम से कह रहा हूँ, लेकिन विद इन 10 आनी चाहिए। अब पता लगे ए आर कितने आती है मैक्सिमम वैसे, आई थिंक 25 आती है शायद, 25। हाँ, विद इन 10। स्कूटी मेरी तरफ से डन है, छुड़ाने वाली दे दूंगा आपको। बस आ जाए तुम्हारी ए आर। बच्चे कह रहे थे ना, हमारे लिए ऑफर नहीं है। नहीं, इसको मैंने 11th 12th क्लास में बोल दिया। एक्सपेक्ट करते हैं ना, अभी मैं विद इन 10 बोला, फिर 1 भी बोल सकता हूँ। देखो ए आई लाने का फायदा तभी ना विद इन 10 आए, तुम अभी प्राउड होगा। चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचो। और अंजलि की ए आई को रांची गरीब वन मैं लेके आऊंगा सर, मुझे अब एक घोड़ा गाड़ी दिला दो बस। जी डन, आई कांट बियर मैनी मोर लॉसेस। जैसे मान लो तुम्हारी नहीं, चलो किसी की शादी हो गई है, और वो शादी करता बड़े दिल से ना, हर व्यक्ति शादी करता है, खर्चा भी खुद करता है। अब उसको खतरनाक वाइफ मिल गई है जो डेली मार रही है उसको, टॉर्चर कर रही है। अब वो ये सोच के बैठ रहेगा क्या, यार इतनी अच्छी शादी करी थी मैंने, तोड़ दूंगा वो क्या सोचेगा? इससे ज्यादा, इससे पहले मैं ड्रम में जाऊं, लेट्स मूव ऑन। तो वो बात है बेटा यहाँ, बुरा तो लगता ही है जीवन, बुरा तो इससे पहले भी बहुत लगा था मेरा, है ना? ये हर्षिता नालायक छुट्टी पे क्यों है? आज जन्माष्टमी मना रही थी वो, तो क्या हो गया? इंडिया में तो यार सेलिब्रेट कोई भी कर सकता है ना, प्रॉब्लम क्या है? क्या नाम है? आधा, आधा इंग्लैंड बेटा,
इस्कॉन टेम्पल में जा रहे हैं, तो वो भी तो क्रिश्चियनिटी से आए हैं। ठीक है, कुछ भी फॉलो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इंडिया में ना ऑलमोस्ट चीजें क्या है, खैर जो भी है, लिखा आप लोगों ने, समझ आया? और भी है कोई यहाँ पे? एनीवन एल्स? लवन्या? हाँ, उसकी मम्मी ने बताया था करेक्ट। खैर जो भी है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस लॉ, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा बेटा। ये वो डायरेक्शन वाला है, सेक्शन 16 वाला, ठीक है। अच्छा चलो देखो, ये प्रोसीजर है। हालांकि आपको ये बुक का प्रोसीजर नहीं देखना है, मैं आपको बताऊंगा सिंपल एंड शॉर्टेड, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले क्या करिए, नोट मीटिंग कॉल। फिर बेटा अप्रूवल अवेलेबिलिटी लोग, अच्छा सुनो, ये एक चीज भी है, ये एक्स्ट्रा आपने ऑलरेडी पढ़ा था, याद है? मैंने आपको कहा था कि अगर आपको नाम चेंज करना है, पहले नाम अप्रूव कराना पड़ेगा। कौन सी एप्लीकेशन फाइल होगी? रन। स्पाइस प्लस नहीं होगा, तब क्या फाइल होगा? रन, रिजर्व यूनिक नेम। तो वो कर लेना, नेम अप्रूवल। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा सही रहता है कि एक बार नेम अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके चांसेस एक्सेप्टेंस के ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आप नेम अप्रूवल लेटर लोगे आरओसी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या बुलाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ, होल्ड करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईजीएम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मैडम? ईजीएम यानी कि जनरल मीटिंग। आरओसी फाइलिंग करोगे, बोलो बच्चों, क्या फाइल करोगे? 24 and 25 आपको आरओसी देगा। अच्छा, आईएनसी 24 किसके थ्रू फाइल करवाओगे? सीएससीएस के थ्रू, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब इधर देखो, अब जरा बेटा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब मैं आपको ना थोड़ा सिक्योरिटी लॉ पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? सिक्योरिटी लॉ, जो कि आपका सितंबर से शुरू भी होगा, ठीक है। सिक्योरिटी लॉ, हाँ बेटा। क्या करो? ठंड लग रही है? आज किस किसका फास्ट है? तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा? वेरी गुड। देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? नेम चेंज रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 45 ऑफ सेबी एलओडीआर डिस्क्लोजर है बेटा, ये 2015 का। आप जरा सुनना ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनेगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा फोकस के साथ सुनेगा। जैसे मान लो आपकी कंपनी है, क्या है बेटा? आपकी कंपनी है, और आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भाई दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी प्राइवेट कंपनी है, इसमें ओपीसी भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये मत बोला सर स्मॉल कंपनी भी लिखो ओपीसी भी लिखो, दोनों ही प्राइवेट कंपनी के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा? पब्लिक कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी हो गई बेटा? अच्छा, पब्लिक कंपनी ना फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। एक अनलिस्टेड कंपनी, मतलब जो सेबी के पास लिस्टेड नहीं है, और एक क्या बेटा? लिस्टेड, जिसके शेयर्स बेटा लिस्टेड है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे बेटा? स्टॉक एक्सचेंज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जब प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी की मैं बात करता हूँ, तो इनके लिए बेटा सफिशिएंट है, अगर ये नाम चेंज कर रहे हैं, इफ चेंज कर रहे हैं बेटा, क्या? नेम ऑफ कंपनी। क्या कर रहे हैं बेटा? कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, बोले बच्चों। तो इनके लिए सफिशिएंट है, क्या है बेटा? सफिशिएंट है क्या करना? अरे बाबा, इनके लिए बेटा फॉलो करेंगे इसको, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 29, ठीक है। तो नेम क्लॉज के लिए बेटा आपको यही फॉलो करने की जरूरत है। कौन सा एक्ट फॉलो करने की जरूरत है आपको? कंपनीज एक्ट। यानी कि आपके लिए सेबी नहीं है, आपके लिए सेबी नहीं है, सेबी के रूल्स वगैरह कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट और उसके रूल 2014 वाले फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर आप कौन सी कंपनी हो बेटा? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, तो मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी किसके बारे में? प्राइवेट कंपनी का नाम चेंज होगा तो क्या होगा, और अगर पब्लिक कंपनी का अगर अनलिस्टेड है तो उसका नाम चेंज हो रहा है, तो उसको कौन से लॉ फॉलो करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट सर अगर मान लो क्या हो रहा है, तो लिस्टेड कंपनीज में कंपनीज एक्ट तो होगा ही होगा, मतलब जो अभी आपने पढ़ा वो तो होगा ही होगा, बोलो जी।
कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो होगा, साथ में कंपनीज रूल 2014 भी फॉलो होंगे। हेलो, है ना? प्लस साथ के साथ बेटा आपको सेबी के एलओडीआर फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा? एलओडीआर 2015 आपको फॉलो करना पड़ेगा। एलओडीआर 2015 मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं एलओडीआर। क्या बोलते हैं बेटा? एलओडीआर। ठीक है, देखो भाई, अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो लिस्ट करते वक्त उसको एक रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं सेबी आईसीडीआर 2018। पहले चेंज हो गया बेटा रेगुलेशन। कौन सी? आईसीडीआर। लिस्ट करने से पहले जब आप लिस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इश्यूएंस कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसको बेटा एक रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एलओडीआर। कौन सी बेटा? एलओडीआर, सेबी एलओडीआर 2015। एलओडीआर बोले तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, राइट? यानी कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो सेबी के एलओडीआर का कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा आपको? रेगुलेशन 45। अब सर रेगुलेशन 45 क्या कहता है, क्या सिचुएशन है उसकी, विल अंडरस्टैंड। तो ये एडिशनल है, क्या है? कंपनी एक्ट तो फॉलो करना ही है, साथ में क्या फॉलो करना है बेटा? सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं। यानी कि सर यहाँ पर हम ना कंपनी एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं? सिक्योरिटी लॉ के प्रोविजन। याद रखना, एक बात ध्यान से सुनना, जब मैं सिक्योरिटी लॉ शुरू कराऊंगा, कंपनी एक्ट के एक एक प्रोविजन आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्ट वहां पे दोबारा से रिपीट होगा। तो मैं कराऊंगा थोड़ी आपको, मैसेज क्या कराऊंगा? रेफरेंस, कि भैया वहां पे हमने पढ़ा था। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा बोनस शेयर्स, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट? जैसे कुछ भी, जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? तो सर ये चीज तो कंपनी एक्ट में पढ़ ही लिया आपने, साथ के साथ कहाँ पढ़ा है? तो वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी बताने बैठा हूँ, वहां पे मैं सीधे क्या बताऊंगा आपको? रेगुलेशंस। क्या बताऊंगा? रेगुलेशन। इसलिए बेटा फायदा रहता है कंपनी जेट को, सेबी को साथ में पढ़ने का, क्योंकि हमें एक अच्छी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज मिलती है कंपनी लॉ की भी और सेबी की भी। समझे? लिखना जरा इसको। हाँ, सेम ही है। पहले वो भी तो पब्लिक है प्राइवेट, दोनों में से एक ही होगी ना। समझ रहे हो? नहीं समझे? किसने कहा? बिल्कुल हो सकता है, तो मर्जी है ना आपकी।
देखा दोस्तों। सो दिस इज अबाउट, तो आप देखते हैं सर रेगुलेशन 45 क्या बोलती है हमसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, एवरीवन? ठीक है, अब जरा इधर ये ध्यान से प्लीज। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ऑल लिस्टेड कंपनीज, कौन सी कंपनीज बेटा? लिस्टेड कंपनीज विच डिसाइड टू चेंज देयर नेम शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? अ टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट कितना बेटा? 1 year शुड हैव elapsed फ्रॉम द लास्ट चेंज नेम। मतलब जैसे मान लो आपने एक बार पहले ऑलरेडी नाम चेंज किया, दोबारा से नाम चेंज कर रहे हो, तो जो नाम चेंज किया था और जो नया नाम चेंज कर रहे हो, इसके बीच में गैप कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। यानी कि बेटा विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ आप नाम चेंज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुनो, ये जो पहला पॉइंट है, ओनली अप्लाई, ठीक है बेटा, ओनली अप्लाई कौन से केस में? नो नो नो, इफ नेम चेंज अर्लियर। मतलब अगर आपने पहले क्या कर रखा है बेटा, नाम चेंज किया है, तो ही अप्लाई होगा। अच्छा आपने नाम ही चेंज नहीं करा तो क्या पहला रूल अप्लाई होगा? नहीं सर। ठीक है, यानी कि अगर आपने पहले नाम चेंज करा है तो दोबारा, मतलब सेकंड टाइम जब नाम चेंज करो तो ये कंडीशन अप्लाई है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। समझ में आए? पक्का? यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा देखो, कहते हैं सर एट लीस्ट, क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन द प्रीवियस 1 year of period should have been accounted by new activity suggested by the name। अब सुनो जरा ध्यान से, मान लो आप भाई लिस्टेड कंपनी है, नाम चेंज करने से बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। आप क्या कर रहे हो, सुनो ध्यान से, आपने कोई न्यू एक्टिविटी शुरू करी होगी। भाई कोई भी कंपनी क्या करेगी बेटा, मान लो कोई नया काम कर रही है और उस नाम से रेवेन्यू आपको क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लो आपके अंदर 2 बिजनेस है, आपके कितने बेटा? 2 बिजनेस है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, आपने एक्स शुरू से करते आ रहे हो, वाई आपने रिसेंटली शुरू करा है, वाई से रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कितना? 50% से ज्यादा। मान लो अगर मैं 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ लिस्टेड कंपनी, या 100 करोड़ लिख लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम एट लीस्ट कितना बेटा? 50 करोड़ न्यू एक्टिविटी से आना चाहिए। और जिस एक्टिविटी के बेसिस पर पूरा नाम चेंज कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ही बेटा नाम चेंज करना अलाउड है, अदरवाइज नाम चेंज करना अलाउड नहीं। समझ में आया? देखो ना ध्यान सुनो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू प्रीसीडिंग 1 year, मतलब पिछले साल में जो आपकी न्यू एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर कितना बेटा? न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। इधर देखो, जैसे मान लो ये आपका प्रीवियस ईयर है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। बोलो जी, ये हमारा क्या बेटा? प्रीवियस ईयर। अब मान लो यहाँ पे आप कोई न्यू एक्टिविटी, भाई नाम चेंज तभी करोगे ना जब आपको वो नाम आपके कहने की एक्टिविटी से झलकना चाहिए। बोलो, मतलब पिछले साल जब एक्टिविटी कर रहे थे आप नाम चेंज क्यों कर रहे हो? अच्छा एक लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी नाम चेंज क्यों करेगी? राइट, तो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन। जैसे मान लो कोई न्यू एक्टिविटी कर रहे थे, अब उसी न्यू एक्टिविटी के बेसिस पे आप उसी के नाम पे क्या कर रहे हैं? नया नाम सजेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? नया नाम सजेस्ट कर रहे हैं। राइट? हेलो? हाँ, तो भैया इस न्यू एक्टिविटी से ना एट लीस्ट कितना? 50% रेवेन्यू आना चाहिए आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू। किससे बेटा? आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू से। मतलब जो जैसे मान लो आपकी कंपनी में पिछले साल 100 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो नई एक्टिविटी से कितना आना चाहिए? कम से कम 50 करोड़। तभी आप उस एक्टिविटी से सजेस्टेड नेम को क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छा सुन, अगर मैं एक्टिविटी के बेसिस पे नाम ही नहीं रख रहा हूं तो? भाई मैं तो नॉर्मली रख रहा हूँ, मैंने कोई एक्टिविटी चेंज करी नहीं है पिछले साल। राइट, मेरी कोई न्यू एक्टिविटी हुई नहीं है, मैं नाम एक्टिविटी से मेरा रिलेटेड नहीं है, तो क्या फिर भी कंडीशन अप्लाई होगी क्या? नहीं सर, फिर उस केस में कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये नाम तभी अप्लाई होगी बेटा वाली कंडीशन, जब आप पिछले साल क्या कर रहे थे? उस न्यू एक्टिविटी से काम कर रहे थे, और उससे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था? कम से कम 50% रेवेन्यू आ रहा था। तो ये आप नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। समझे? आया वैभव? अगला देखो, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, फिक्स एसेट्स, एडवांस, वर्क इन कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसको हम, इन्वेंट्रीज,
इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एक्टिविटी प्रोजेक्ट में आप लगाओगे इज एटलीस्ट कितना बेटा 50% ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी। द एडवांस शैल बी इंक्लूड ओनली दोज एक्सटेंडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाइड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक न्यू एक्टिविटी रिफ्लेक्ट इन द न्यू नेम। मतलब सुन, अब ये भी किससे रिलेटेड बेटा, न्यू एक्टिविटी से रिलेटेड। इधर देखना, पहले तो इसने बोला कि भैया एटलीस्ट कितना रिवेन्यू इससे आना चाहिए। हाँ। और दूसरा, आपकी न्यू एक्टिविटी में जो टोटल आपने क्या करी है बेटा, इन्वेस्टमेंट करी है। क्या करी है न्यू एक्टिविटी में? अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरह से हमारी टोटल एसेट्स हो गई ना भाई, हमारी क्या हो गई बेटा, टोटल एसेट्स में से हो गया। तो कह रहा भाई टोटल एसेट्स का कम से कम कितना इन्वेस्ट होना चाहिए उसमें, 50% इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसा मान लो मेरे पास ना, सपोज 1,000 करोड़ की एसेट्स है। कितने हजार करोड़ के एसेट्स हैं, इसमें से कम कितना बेटा, 500 करोड़ एसेट्स हमारी कहाँ पे इन्वेस्टेड हो, न्यू एक्टिविटीज। किसमें बेटा, न्यू एक्टिविटी में, जिसके बेसिस पे हम नाम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ही आप नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है? तो पहली कंडीशन क्या थी बेटा, पिछले 1 साल के अंदर अंदर आपका कोई नया नाम चेंज ना हुआ हो, या फिर ऐसा बोल दो आपने पुराना नाम जो चेंज किया था उसको 1 साल बीत जाना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, नया नाम चेंज कर सकते हो। आपका टोटल रेवेन्यू में से 50% रेवेन्यू नए एक्टिविटी से आना चाहिए पिछले साल। या आपकी टोटल एसेट्स में से 50% एसेट सिर्फ किस में इन्वेस्ट होनी चाहिए बेटा, न्यू प्रोजेक्ट में। देन ओनली आप क्या कर सकते हो बेटा, नया नाम चेंज कर सकते। समझ में आ रहा है? To confirm the compliances, the company would have submit क्या बेटा, ऑडिटर सर्टिफिकेट टू स्टॉक एक्सचेंज। किसका सर्टिफिकेट ऑब्टेन करोगे बेटा, ऑडिटर का। यानी कि भैया ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको 50% है नहीं है, ऑडिटर ही बताएगा ना। ऑडिटर का सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे किसको बेटा, स्टॉक एक्सचेंज को, कि सर हमारी न्यू एक्टिविटी से 50% रेवेन्यू है और हमारी टोटल एसेट 50% न्यू एक्टिविटी में इन्वेस्टेड है। तो ये सर्टिफिकेट आर सॉरी ऑडिटर बताएगा, और उसके बेसिस पे एक्सचेंज बेटा कंप्लायंस को कंप्लीट मानेगा। समझ में आया? बोलो जी। आगे देखो, कहते हैं सर न्यू नेम अलोंग विद ओल्ड नेम शेल बी डिस्क्लोज थ्रू वेबसाइट of respective stock exchange where the company is listed to continuous period of 1 year from the date of last name change। मतलब एक बार रेगुलेशन आती है इसमें क्या बेटा, ये कह रहा भैया न्यू नेम के साथ, किसके साथ बेटा, आप पुराने नाम को भी रिफ्लेक्ट करोगे कहाँ पे, वेबसाइट में। कहाँ पे बेटा, वेबसाइट में। किसकी वेबसाइट में बेटा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। किसकी वेबसाइट में बेटा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में। राइट, और कम से कम ये ओल्ड नाम के साथ न्यू नाम कितने साल तक होना चाहिए, 1 साल तक आप इसको वहां पे रखोगे। समझ आया? तो यहाँ पे दो रेगुलेशन हो गए बेटा, 45 और 46। क्लियर हो? हेलो, आगे देखो, if any listed entity has changed its activity which are not reflected in the name। मतलब वही बात आ गई भाई, आपने एक्टिविटी नाम चेंज कर रहे हो जो आपकी एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इट शैल चेंज इट्स नेम इन द लाइन विद इन द एक्टिविटीज विद इन कितना बेटा, 6 मंथ फ्रॉम द चेंज ऑफ द एक्टिविटीज इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब फिर आपको सिर्फ किसको फॉलो करने की जरूरत है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 को फुलफिल कर लेना, इट्स इनफ। समझ में आया वाला पॉइंट? दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है, इफ एनी लिस्टेड एंटिटी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी विच आर नॉट क्या बेटा, नाम में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इट शैल बी चेंज इट्स नेम। मतलब अगर मान लो आपने एक्टिविटी चेंज कर रही है और वो जो एक्टिविटी है उसका नए नाम से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर बेटा, 6 मंथ। कहाँ से, जिस दिन से वो न्यू एक्टिविटी आपने एग्जीक्यूट करी है वहां से लेकर। और ये आपको कौन से एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। समझे? भाई किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो, दोबारा बताओ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जल्दी से समझ में नहीं आएगा। एनी डाउट टू एनीवन? सेम रखना पड़ेगा। मतलब आपका नया जो नाम है ना, आपके ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर आप चेंज करोगे। ठीक है, ये लिखा ना जी? ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये लिख लो दोस्तों,
उससे भी कर खाना नहीं खाएगा उसमें से। पर जन्माष्टमी का फास्ट तो रखते हैं यार, तुम लोगों ने रखा है कि नहीं? बापरे लोग, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया। ऐसा नहीं होता। आज सुबह क्रिकेट खेलने चला गया मैं। बॉडी बना, पानी पिया, पानी भी नहीं पीते इसको। ऐसा कुछ नहीं है यार, बिहार में अलग ही रूल है। एक्चुअली देखो, हम सबसे बढ़िया फास्ट होता है हमारे यहाँ, बताता हूँ। जैसे मान लो, हम पूरे दिन का फास्ट रख लेते हैं, रात को खाना खा लेते हैं, 8 बजे के आसपास खाना ना खा सकते हो। कुछ भी खा लो, नॉन वेज छोड़ के है, सब हाँ, प्याज नहीं खाते, ऑनियन वगैरह नहीं खाते, सब्जी खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और दूसरी बात, भगवान थोड़ी कह रहे हैं भूखे रहने को। व्रत, व्रत का मैं लॉजिक बता दो साइंटिफिक, कि हमें ना वीक में एक आध दिन ना भूखा रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी क्या हो सके, डिटॉक्स हो सके। ठीक है, सो इसलिए भूखा रहना। बाकी भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है तुम भूखे रहो ना रहो, राइट? अच्छा हाँ, अगर कर रहे हो तो थोड़ा सही से करो। अब इसका मतलब थोड़ी पानी ही नहीं पियोगे, साला डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी पीने में क्या दिक्कत है ना? तुम तो बिल्कुल रोजा रख के बैठे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए भैया, फास्ट रखो, एक जेंटल फास्ट रखो। ये नहीं कि पानी भी नहीं पी रहे हो भाई साहब, मन्नत मांगी। हालांकि ऑप्शन इज योर। हमारे यहाँ बढ़िया है। मैं फास्ट रखता हूँ, मेरी मम्मी 7 बजे खाना बनाना शुरू कर देती है, मेरा बच्चा भूखा है। तो हालांकि मैं रखता नहीं हूँ फास्ट, मैं रखता हूँ शिवरात्रि पे, है ना, बाकी नहीं रखता हूँ फास्ट फास्ट। आज मेरा फास्ट हो ही गया, वैसे सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, अभी खाऊंगा। है, कृष्णा जी चाहते हैं मैं फास्ट करूँ। तुम्हारा फास्ट है? अभी हम बिरयानी मंगाएंगे, ठीक है, वेज वाली, नॉन वेज नहीं। अच्छा सुनो, आपने नाम चेंज करा है दोस्तों, क्या चेंज करा है? तो आप नाम चेंज करोगे तो उसकी इफेक्ट्स यहाँ पे क्या होंगे? एक, जैसे मान लो अंजलि ने कंपनी सेटअप करी, इसने लोन ले लिया बहुत सारा, ठीक है। अब इसने कहा एक काम करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नाम चेंज कर लेते हैं। किसको क्या पता लग रहा है? और बोलेंगे भाई तुमने लोन किसको दिया था? एक्स लिमिटेड को। अब हमारी कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड, राइट? सो वी डोंट केयर अबाउट योर लोन्स, प्लीज जस्ट गो टू हेल्प। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि नाम चेंज करने के बाद हमारी पुरानी लाइबिलिटीज खत्म हो जाए? ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आपकी एज इट इज जितनी लाइबिलिटी थी वैसे ही रहेगी, एवरी, ठीक है, कोई चेंज होने वाला उसमें नहीं है। देखो, the change of name shall not affect any rights obligation of company or render defected any legal proceeding by or against its company. Legal proceeding which might have been continued or commenced by against the company former name may be continued against the new name. मतलब जो काम पहले पुराने नाम पे हो रहे थे, अब वो किस पे होंगे? नए नाम पे। जैसे मान लो तुम्हारे पर केस फाइल हो रहा था, तुम्हारी कंपनी के नाम पे क्या हो रखा था? केस फाइल हो रखा था, तो भैया ठीक है, पुराने नाम पे हो रखा था ना, अब नए नाम पे हो जाएगा। उसमें अल्टरेशन ही तो करना है खाली, ठीक है। भाई चेंज नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी डज नॉट चेंज, भाई कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं हो रहा है। द ओनली थिंग चेंज, मतलब सिर्फ क्या चेंज होगा? नाम चेंज होगा, बाकी सब कुछ क्या रहेंगे बेटा? अब इसको लेके ना कुछ केस लॉज है बेटा, क्या है? कुछ केस लॉज है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एक रिवीजन पिटिशन है किसकी? मल्हाटी टी सिंह, सॉरी, री मल्हाटी टी सिंडिकेट्स लिमिटेड वर्सेस रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर मतलब ये टैक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया? कहते हैं वेयर अ कंपनी चेंज इट्स नेम एंड न्यू नेम हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार, द कमेंसिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑफ द फॉर्मर नेम इज नॉट वैलिड। मतलब पुराने नाम में अब आप नाम में क्या नहीं करोगे बेटा? लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे। किस में करना पड़ेगा? न्यू नेम के साथ। किसके साथ बेटा? न्यू नेम के साथ। बट लीगल प्रोसीडिंग में चेंज नहीं होगा, लीगल प्रोसीडिंग तो वही है जो रहेगी। बट सिर्फ क्या करना है आपको? नया नाम में लीगल प्रोसीडिंग करनी है, पुराने नाम में फिर वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, अगला। फिर क्या बेटा? पियोनियर प्रोटेक्ट ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फाइबर ग्लास, क्या बेटा? क्या ये? पिलकिंगटन लिमिटेड, ठीक है। कहते हैं स्पाइट ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द एंटिटी ऑफ द कंपनी कंटिन्यू
द कंपनी इज नॉट डिसॉल्व। भाई कंपनी का नाम चेंज हुआ, कंपनी डिसॉल्व थोड़ी हो गई है। और ना ही न्यू कंपनी एग्जिस्ट में आई है, पुरानी कंपनी है बेटा। इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग इज कमेंस आफ्टर चेंज द नेम अगेंस्ट द कंपनी इट्स ओल्ड नेम, द कंपनी शुड ट्रीट इफ इट इज एग्जिस्टेंस नॉट एग्जिस्टेंस सॉरी इट नॉट इन एबिलिटी डिफेक्ट ऑफ द प्लेंट इन अमेंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ द न्यू नेम। मतलब सिंपल सी बात है। आप प्लेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो केस फाइल करते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू केस फाइल करते हैं, तो उस प्लेंट में सिर्फ क्या आ जाएगा, कंपनी का नया नाम, बाकी लीगल प्रोसीडिंग एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो कितने केस है इसमें, एक, दो और दो ही है सर। ठीक है, तो इन दो केसेस में बेटा नाम चेंज तो हो रहा है, बट आपकी लीगल प्रोसीडिंग या किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बेटा यहाँ पर मेथड है, नाम कैसे कैसे चेंज होता है ऑलरेडी बता दूंगा भाई। कन्वर्जन की वजह से नाम चेंज हो सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक में, नाम चेंज होगा ना, तो इसमें प्राइवेट वर्ड रिमूव हो जाएगा ना, डिलीट हो जाएगा। हेलो, या फिर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में हो रही है, तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी लिमिटेड तो है ही, खाली प्राइवेट एड क्या हो जाएगा। या फिर नॉर्मल केसेस में हम नाम चेंज कर रहे हैं बेटा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। समझ में आया? रिप्लिकाइट्स, बाकी पढ़ लेना, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। ये कुछ स्पेसिफिक में नहीं बेटा, रेजोल्यूशन कैसे पास होता है ये हम एक अलग से क्लास रखेंगे, जिसमें हम सिर्फ ये समझेंगे नाम कैसे चेंज होता, सॉरी रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होता है। समझ में आया? हेलो, चलो इसके साथ बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अब ब्रेक ले लो थोड़ा सा।